हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप पता है कि इस सीरीज़ में हम आपके लिए जो एनएचपीसी का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके लिए कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे उसके शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सुबह हमने BEE आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने पूरा जो BEE है उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, जिसमें आपका बेसिक टू एडवांस हमने सभी फार्मूले देखे, ठीक है। चाहे वो मैग्नेटिज्म हो गया, आपका थ्री फेज सिस्टम हो गया, ठीक है, थ्योरम्स हो गई, ठीक है, बेसिक से लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक सभी आपके बेसिक टू एडवांस सभी देखे थे। वो वीडियो नहीं देख प्लीज़ उसको जाके देखिए, ठीक है। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि आपका प्लीज़ पावर सिस्टम को, ठीक है, पावर सिस्टम को आपको एक बार रिविजन करा दीजिए, ठीक है। तो आपको बता दें, आपका जैसे पावर सिस्टम हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, आपका बेसिक हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका आता है एग्ज़ाम में, तो इसी वजह से बच्चे बोल रहे थे, ठीक है। तो लास्ट में हम एक पावर सिस्टम का क्लास यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा आपका देखेंगे शॉर्ट में, जिससे आप यहाँ पे रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, मैं ये होप करता हूँ कि आपका कल आपका एग्ज़ाम है तो आपने सभी आपका रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। आज अभी हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा सिंक्रोनस जनरेटर होता है इसमें लगा हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड एट जनरेटिंग स्टेशन बाय सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। 11 kV एंड 33 kV में आपका जनरेट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेप इसका पता होगा आपको, स्टेप अप होता है आपका, ठीक है, 132 kV पे, तो आपका P220 और 400 kV, ठीक है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, कभी ऐसा आता है कि आपका कौन सा इसमें परफेक्ट रेशियो है, कौन सा नहीं है। जैसे कोई 32 दे देगा, ठीक है, फिर 220 दे देगा, फिर आपका 400 दे देगा, एक बीच में अगर 135 दे देगा, 140 दे देगा, तो बोलेगा इसमें से कौन सा परफेक्ट रेशियो नहीं है, तो आपका वो वाला है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या होता है, लास्ट में आपका जब घरों में आता है, ठीक है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है आपका 400 वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। घरों में कितना आता है आपका 230 वोल्टेज आता है, सिंगल फेज आपका घर में आता है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन है, ठीक है, ऐसे आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है। इसका आता है कि जब आपका जनरेटिंग होता है तो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप होता है आपका 132 या 220 से 400 के पे, इसके बाद स्टेप डाउन होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका सब सब स्टेशन आपका मिशन सब ट्रांसमिशन अब होता है आपका 66 kV पे, इसके बाद स्टेप डाउन होता है, फिर से एक ही बार आपका स्टेप अप होता है, उसके बाद आपका डाउन ही होता है, ठीक है। फिर आपका 3311 जो ये भी आता है आपका, जो 33 kV और 11 kV होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपका स्टेप डाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 400 वोल्टेज बोला जाता है। 400 वोल्टेज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 230 और 400 वोल्टेज को कहलाता है, ठीक है। बता दें जनरेटिंग स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड बाय द लाइन, बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। द कंबाइंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नोन एज आपका पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड के द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज और ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है। पावर लॉस इन द लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सिस्टम वोल्टेज एंड पावर बोथ, ठीक है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो आपका जो लॉस इत्यादि होगा बिल्कुल आपका कम हो जाती है प्रोपोर्शनल, ठीक है। हायर वोल्टेज जो हाई सप्लाई वोल्टेज आल्सो इनहेंसेस द स्टेबल सिस्टम स्टेबिलिटी, तो स्टेब जो जितना हाई आपको वोल्टेज ट्रांसफर करेगी उतना आपका क्या होगा, सिस्टम जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सप्लाई, ठीक है, आपका एफिशिएंसी आपका बढ़ेगी, बिल्कुल आपका वोल्टेज आपका जब बढ़ जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ कंडक्टर मेटल फॉर द लाइन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज सप्लाई वोल्टेज एंड पावर सिस्टम, ठीक है। आपको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका जो एरिया होता है आपका कम लेने की आपका आवश्यकता होती है। कुछ पॉइंट इसमें दे रखे हैं, आप हम इतना ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको आई होप आपको थ्योरी कंप्लीट होगी। हम इसमें फोकस करेंगे, आपको जो फार्मूला है वर्ड लाइन आपका जो बेस्ड है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कभी-कभी आपका मिलान के लिए भी आ जाता है, लो वोल्टेज किसको बोलते हैं, 232 वोल्टेज और आपका 400 वोल्टेज की क्या होता है आपका लो वोल्टेज कैटेगरी में आता है। हाई वोल्टेज कैटेगरी में आपका 11 केवी और 33 केवी आता है। इसके बाद आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आपका 60 केवी, 132 केवी, 220 केवी आपका हाई वोल्टेज में आता है। मॉडरेट जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आपका 400 केवी में होता है, ठीक है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं आपका आता है आवश्यक एग्जाम में कि आपका अल्ट्रा हाई जो वोल्टेज होता है कितना होता है आपका, तो आपका 765 के ऊपर जो वोल्टेज होती है, ठीक है, 765 केवी के ऊपर जो वोल्टेज होती है अल्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाती है। कंडक्टर यूज कौन से कंडक्टर यूज होते हैं आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आता है आपका, जैसे कॉपर कंडक्टर होता है उसकी फुल फॉर्म आती है ACSR की, तो ACSR क्या होता है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ACAR होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड। ट्रिपल AR होता है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय रेनफोर्स्ड। आपका लास्ट होता है आपका एक्सपांडेड ACSR, ठीक है, नॉर्मली यूज इन आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है।
टाइप ऑफ कंडक्टर की बात करें, आपका सॉलिड कंडक्टर होता है, इट हैज़ हाई स्किन अकर्ड, ठीक है। होलो कंडक्टर होता है, प्रीफर्ड अंडर हैवी करंट मोर देन जो 1000 एम्पीयर होता है उसको प्रीफर करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है और कम्बोसाइट कन्वर्ट कंडक्टर होता है और बंडल कंडक्टर आपको होता है जो यूज्ड होता है आपका 275 केवी के ऊपर याद आपका यूज होता है। पूछ जाएगा आपका एग्जाम में कि 275 केवी से ऊपर कौन सा आपका कंडक्टर यूज होता है, बंडल कंडक्टर यहाँ पे यूज होता है। बात करें बंडल कंडक्टर के कुछ एडवांटेज की, तो सेल्फ डिस्टेंस जो आपका इंक्रीज विदाउट चेंज इन म्यूचुअल डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका ये फायदा होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, जैसे आपका इंडक्टर एल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस एंड कैपेसिटर सी इंक्रीजेज, ठीक है। तो जब एल आपका ट्रांसमिशन लाइन में रिड्यूस होता है तो कैपेसिटर क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। आपको ये रिलेशन आता है कब कभी, दूसरा आता है सर्च इम्पिडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। जो सर्च इम्पिडेंस आपका जेड से इसको डिनोट करते हैं, हमेशा होता है आपका रूट ऑफ एल अपॉन सी। आपको सीधा वैल्यू दे देगा, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेटर आपको होता है, इंसुलेटर आपका जो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंसुलेशन बिटवीन द आपका लाइन एंड कंडक्टर, लाइन और कंडक्टर ये सब करता है, इंसुलेटिंग का आपका काम करता है, ठीक है। और किसके बने होते हैं आपके, पोर्सलिन एंड ग्लास के आपके बने हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रो आपके कुलामी क्या होता है, इनका आविष होता है जब का लाइन कंडक्टर है, सबसे मैक्सिमम वोल्टेज किस में होती है इसकी, जो आपका सबसे निकट लगा होता है। इसके बाद आपका लगातार आपकी वोल्टेज घटती जाती है जितने ऊपर आप जाते रहते हो, ठीक है। और कैपेसिटर ईच इंसुलेटर, इससे आपको ये ध्यान रखना है, सी ग्रेटर देन होता है सी। सी क्या आपका कैपेसिटर बिटवीन मेटल पार्ट ऑफ द इंसुलेटर एंड टावर, जो लोअर आपका टावर स्ट्रक्चर है। एम सी क्या आपका कैपेसिटर ऑफ ईच इंसुलेटर डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आपका कभी फॉर्मूला पूछा जाएगा, ये आपका न्यूमेरिकल आएगा कि आपका स्ट्रिंग एब्सेंस क्या होती है। तो स्ट्रिंग एब्सेंस हमेशा याद रखना, ठीक है। स्ट्रिंग एब्सेंस अगर डिनोट करेंगे तो स्ट्रिंग एब्सेंस अगर करेंगे तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस वेल पोल आपका स्ट्रिंग पूरा आपका जो वोल्टेज आएगी, इसके बाद कितने नंबर ऑफ इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है, इनटू वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजस्ट ऑन द लाइन कंडक्टर, जो लाइन के बिल्कुल आपका बगल में लगा हो, जैसे आपका ये है, ठीक है। आपका 3 इंसुलेटर है, ठीक है, आपका V1 V2 V3 और यहाँ पे कंडक्टर है, तो V3 के जो सबसे बगल में होगा तो वो यहाँ पे वोल्टेज आएगा V3 का वोल्टेज, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इंसुलेटर है डिस्क ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये टाइप के होता है V अपॉन, जैसे एन 3 इंसुलेटर लगे हो और आपका V3 होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मेथड ऑफ इक्वलाइटिंग पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ अक्रॉस आर्म, जैसे आपका टावर होता है, ठीक है, ये टावर है आपका, ठीक है, टावर है। तो ये आर्म जितनी ज़्यादा आपकी होगी, लंबी होगी, तो उतना आपका जो क्या इनसे इंक्रीज लेंथ ऑफ आर्म पोटेंशियल इतना कम होगा, ठीक। कैपेसिटर ग्रेडियंट आपका यूज होता है, यूजिंग ग्रेडियंट रिंग का आपका यूज होता है। टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप ऑफ इंसुलेटर का भी पूछा जाता है, जैसे आपका पिन टाइप इंसुलेटर हो गया। पिन टाइप क्या होता है आपका, पिन टाइप इंसुलेटर ऑपरेट जॉब सेटिस्फाई 25 केवी, तो पिन आपका कहाँ यूज होता है आपका 25 केवी तक आपको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कभी आपका वन लाइनर में आ जाता है। मल्टीपाइन टाइप इंसुलेटर जो ऑपरेट होता है आपका 33 केवी, तो ठीक है, 33 केवी तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको मल्टीपाइन टाइप को, ठीक है। इसके बाद आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज डिजाइन टू ऑपरेट 11 केवी, ठीक है, 11 केवी में आपका यूज होता है आपका सस्पेंशन टाइप, ठीक है। स्टैंड टाइप इंसुलेटर की बात करें तो स्टैंड टाइप इंसुलेटर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज टू एंड ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन लाइन इंटरचेंज, ठीक है। जैसे पोल आपका, ठीक है, यहाँ से आपका अगर ऐसे लाइन आ रही है, इसके बाद से अगर 90 डिग्री या कुछ ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, या तो थोड़ा कर्व ले रहा होगा, सीधा ना जाके थोड़ा कर्व ले रहा होगा, तो वहाँ पे कौन लगता है आपका स्टैंड टाइप इंसुलेटर लगता है। नेक्स्ट आपका साइकिल टाइप, तो साइकिल टाइप आपका इंसुलेटर आर यूज्ड लो टेंशन केबल, दिस इंसुलेटर कैन ऑपरेट एदर हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, ठीक है। तो बहुत ही कम जहाँ स्ट्रेस होता है वहाँ क्या होता है आपका साइकिल टाइप आपका इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लाइन पैरामीटर देखते हैं, ठीक है। आपका ट्रांसमिशन लाइन इज अ कैरियर ऑन विच बल्क अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम अ रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू द ऑपरेटिंग एरिया टू बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। तो लाइन पैरामीटर आपको बताओ, पहले जनरेटर लगा होता है, फिर ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद आपका लाइन में आपका RLC देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह आपका ये डिजाइन आपका होता है। ट्रांसमिशन लाइन इज सीरीज combination of resistance and inductance and parallel combination of shunt conduction G and capacitor लगे होते हैं, ठीक है। The line parameter of transmission line is calculated in per unit और per kilometer are constant of entire length line length, ठीक है। तो आपको ये वन लाइनर मत समझे, ये आपका इसमें क्वेश्चन छुपे हैं। The shunt कंडक्टेंस इज कॉस्ड बाय लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट के लिए कौन आपका दोषी होता है, तो शंट कंडक्टेंस होता है, बिल्कुल आपका इस
ट्रांसमिशन लाइन G इक्वल टू 0 मीन्स लीकेज करंट इज अज्यूम टू 0। आपको क्वेश्चन आएगा G इक्वल टू 0 होगा तो लीकेज करंट क्या होता है आपका 0 होगा। पावर लॉस इन द कंडक्टर इन ओनली ड्यू टू सीरीज रेजिस्टेंस। जो पावर लॉस होता है हमेशा किसके कारण आपको होता है, हमेशा रेजिस्टेंस के कारण आपको होता है। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द लाइन इज मेनली कवर्ड बाय द सीरीज इंडक्टेंस। ठीक है, अब कभी आता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है आपका आर एफ जो इफेक्टिव होता है पावर लॉस इज कंडक्टर अपॉन आई स्क्वायर ओम आपका होता है। डीसी रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका डीसी में पता होगा आपका आर डी सी क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट आपका, ठीक है, ट्रांसमिशन में जनरेटर में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। इंडिसेस पास्ड इन अ कंडक्टर आफ्टर indices passed in conductor the current density is uniform over the cross section of the conductor, but when an alternating current flow through a conductor the distribution tends to become non-uniform. These are a tendency of the current to crowd near the surface of the conductor. This phenomena is called skin effect। इस क्या बोलना चाहता हूँ, जो आपका डीसी होता है डीसी हमेशा क्या करता है आपका वायर के बीच में आपको फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं होता है, वायर आपका तो एसी आपका ऐसे चलती है। ठीक है, उसके सरफेस में चलती है। ठीक है, तो ये टेंडेंसी क्या कहते हैं आपकी स्किन इफेक्ट आपकी कहलाती है। तो आपको जाहिर सी बात है जो स्किन इफेक्ट आपका कहाँ होगा, एसी में आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू आपका डीसी के। ठीक है, रिमेंबर स्किन इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐप बढ़ाया जाएगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, स्किन इफेक्ट क्या होता है आपका बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टर डायमीटर एंड परमेबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, ये आपको मलयालम में भी आ सकता है कि प्रोक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। व्हेन टू या मोर कंडक्टर आर इन प्रोक्सिमिटी देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इंटरेक्ट विद ईच अदर विद द रिजल्ट दैट द करंट इज ईच ऑफ देम इज distributed such that the greater current density is concentrated in the part of the stand most remote from the interfacing conductor. In each case a reduced current rate increases from the अपरेंट इंक्रीज ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस। अप्रॉक्सिमेटली सिंपल सी बात है, दो तार यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, आपका दोनों में करंट अगर जा रहे हैं तो हम इन दोनों के पीछे जो आपका जो मैग्नेटिक आपको जो आपका फिनोमेना बन जाता है तो उसको क्या बोलता है आपका अप्रॉक्सिमेटली इफेक्ट आपका कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बीच आता है आपका जैसे एम्पेयर्स लॉ आता है। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ क्या करता है आपका जो आपका एस टी एल होता है वो आई होता है किसके एनक्लोज के। ठीक है, इसमें एच क्या है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, और आई क्या आपका आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इनक्लोज बाई एन जो एम्पिरियन लूप जो पूरे लूप में जो करंट है उसका है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होता है आपका बी इक्वल टू म्यू एच होता है। ये बेसिक में पढ़ा था हमने। और म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू नॉट म्यू आर होता है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा आपका यूनिट सहित। ये क्या म्यू नॉट क्या आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और म्यू आर क्या आपका रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी की कोई आपकी यूनिट नहीं होती है। म्यू आर 1 इक्वल टू किसके लिए होता है आपका फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस ऑफ inductance is the ratio of the total magnetic flux leakages to the current I through the conductor। ठीक है, तो L इक्वल टू एन साइन एम अपॉन आई। ठीक है, लैम्डा अपॉन 1 हेनरी होता है, इसका आपको ध्यान रखना फॉर्मूला। ठीक है,